तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। पाकिस्तान के इतिहास में बंटवारा एक ऐसा शब्द है जो हमेशा खून और दर्द से जुड़ा रहा है। देखिए, 1971 में जब देश का एक हिस्सा टूटकर अलग हुआ तो इस्लामाबाद ने अपनी आधी आबादी तो खोई ही, साथ में इज्जत भी गंवा दी। अब 50 साल बाद वही बंटवारे का डर, वही शब्द फिर से गूंज रहा है। लेकिन इस बार ये आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि खुद सरकार के अंदर से उठ रही है। तो चलिए आज इसी गहरे तनाव की जड़ तक चलते हैं और समझते हैं कि सिंध प्रांत में हालात इतने विस्फोटक क्यों हो गए हैं। तो कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। हाल ही में कराची की सड़कों पर जो हुआ वो कोई मामूली झड़प नहीं थी। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े संकट की पहली चिंगारी थी। सोचिए, एक दिन जो अपनी संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए था, वो अचानक आंसू गैस, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का दिन कैसे बन गया। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें 3 कड़ियों को जोड़कर देखना होगा। पहली कड़ी है सिंध की सांस्कृतिक पहचान पर हमला। दूसरी, पूरे पाकिस्तान के नक्शे को ही बदल देने की एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश। और तीसरी, इन दोनों से पैदा हुई एक अलग देश, सिंधु देश की मांग। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हुआ ये कि एक तरफ जहां न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक दुनिया भर में सिंधी लोग अपने कल्चरल डे को पूरे जोश और रंग के साथ मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सिंध की अपनी राजधानी कराची में माहौल एकदम उल्टा था। यहाँ जश्न मनाने वालों का स्वागत कंटीले तारों और पुलिस के बैरिकेड से किया गया। जो युवा अपने पारंपरिक सिंधी टोपी और अजरक पहने हुए थे, उन पर आंसू गैस छोड़ी गई, उन्हें पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में भरा गया और आरोप ये भी है कि उन्हें भद्दी भद्दी जातीय गालियां दी गईं। अब देखिए, इस पुलिस एक्शन के पीछे 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां बताई जा रही हैं। सरकार का कहना है कि उनके पास खुफिया जानकारी थी कि कुछ बैन किए गए राष्ट्रवादी संगठन इस जश्न की आड़ में कोर कमांडर के दफ्तर के पास हंगामा करने का प्लान बना रहे थे, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सड़कें बंद करना जरूरी था। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सब बहानेबाजी है। उनका मानना है कि ये सिंधी पहचान को कुचलने की एक सोची समझी कोशिश थी। कराची की सड़कों पर जो ये गुस्सा फूटा वो अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें जुड़ी हैं इस्लामाबाद में लिए जा रहे एक ऐसे बड़े फैसले से जो पाकिस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए अब जरा उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो असल में शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के जो 4 बड़े सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इन चारों के 3-3 टुकड़े किए जाएंगे। मतलब उत्तर, मध्य और दक्षिण के नाम पे हर प्रांत को बांट दिया जाएगा। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना बड़ा होने वाला है। जहां आज 4 बड़े प्रांत हैं, वहां 12 छोटे छोटे प्रांत बनाने का प्रस्ताव है। तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा और सरकारी सुविधाएं आम लोगों तक आसानी से पहुंचेंगी। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो कहा जाता है उसके पीछे का मतलब कुछ और ही होता है। तो हाँ, इस प्लान के पक्ष में कहा जा रहा है कि 12 करोड़ की आबादी वाले पंजाब को लाहौर में बैठा एक सेक्रेटेरिएट कैसे संभाल सकता है, इसलिए छोटे प्रांत जरूरी हैं। लेकिन इसके खिलाफ जो तर्क हैं वो बहुत गंभीर हैं। आलोचक कह रहे हैं कि अगर आप 12 नए सूबे बनाएंगे तो आपको 8 नए सिस्टम खड़े करने होंगे, नई राजधानियाँ, नए सचिवालय, नई ब्यूरोक्रेसी। इसका खर्चा कौन देगा? वो देश जो पहले से ही कंगाली की हालत में है। ये तो एक ऐसी फिजूल खर्ची है जिसे पाकिस्तान झेल ही नहीं सकता। और इस एक योजना ने सरकार के अंदर ही फूट डाल दी है। देखिए, शहबाज शरीफ की पार्टी PMLN और उसकी सहयोगी पार्टियां इसके पक्ष में हैं। कराची की एक बड़ी पार्टी MQMP तो इसका जोर शोर से समर्थन कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दक्षिणी सिंध, जिसमें कराची भी है, एक अलग प्रांत बन जाएगा और वहाँ उनका दबदबा बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP, जो सिंध में दशकों से राज कर रही है, इसके सख्त खिलाफ है। वो इसे सिंध की एकता पर सीधा हमला मान रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव को लेकर इतना गुस्सा और इतना डर क्यों है? सिंध के मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया है कि वो सिंध के टुकड़े करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस डर की वजह क्या है? असल में इसकी जड़ें पाकिस्तान के इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, पाकिस्तान में केंद्र और सूबों का रिश्ता हमेशा से ही तनाव भरा रहा है। 1955 में एक 1 यूनिट स्कीम लाई गई।
इसके तहत सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और तब के NWFP की अलग पहचान को मिटाकर वेस्ट पाकिस्तान नाम की एक बड़ी यूनिट बना दी गई। इसका असली मकसद था पूर्वी पाकिस्तान की बंडाली आबादी के राजनीतिक वजन को कम करना, और इस एक फैसले ने दशकों तक नाराजगी की आग को जलाए रखा। ये स्कीम एक तरह से तानाशाही फरमान था। सिंध के उस वक्त के मुख्यमंत्री ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें पद से ही हटा दिया गया। यही डर आज भी सिंध के लोगों के मन में बैठा हुआ है कि केंद्र एक बार फिर उनकी पहचान और उनकी आज़ादी को छीन सकता है। और ये सिर्फ राजनीतिक दमन नहीं था, इसके साथ साथ जबरदस्त आर्थिक शोषण भी था। आपको पता है, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, देश की कुल एक्सपोर्ट कमाई का लगभग 70% हिस्सा कमा कर देता था। लेकिन जब विकास के लिए पैसे बांटने की बारी आती थी तो उसके हिस्से में सिर्फ 25% आता था। इसी नाइंसाफी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने की नींव रखी, और यही वो इतिहास है जिसे सिंधी राष्ट्रवादी आज दोहराए जाने से डरते हैं। 1971 की उस बड़ी हार के कई साल बाद 2010 में जाकर पाकिस्तान ने 18वें संशोधन के रूप में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस कानून ने केंद्र से शक्तियां लेकर वापस सूबों को दी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय प्रांतों को सौंप दिए गए। ये भी तय हुआ कि केंद्र की कमाई का 57.5% हिस्सा सीधे सूबों को मिलेगा। इससे प्रांतों के अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत माना गया, और यही वजह है कि प्रांतों को फिर से बांटने का ये नया प्रस्ताव इस जीत को पलटने की एक खतरनाक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। और जब इतिहास का ये कड़वा अनुभव आज की राजनीतिक साजिशों के साथ मिलता है तो अविश्वास इतना गहरा हो जाता है कि ये सिर्फ ज्यादा अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं रहता। ये हमें उस सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मांग तक ले आता है जो आज सिंध की सड़कों पर गूंज रही है। और वो मांग है सिंधु देश की, यानी एक अलग आज़ाद मुल्क की मांग जो सिर्फ सिंधी लोगों का हो। वैसे तो ये कोई नई मांग नहीं है, लेकिन प्रांतों को बांटने की इस ताज़ा योजना ने इस आग में घी डालने का काम किया है। तो इस मांग के पीछे की असल वजहें क्या हैं? सबसे पहले तो सिंधी राष्ट्रवादी अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति और सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत की बात करते हैं। उनका मानना है कि सिंध को जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया था। साथ ही अपने प्राकृतिक संसाधनों पर कंट्रोल को लेकर भी गहरी आर्थिक शिकायतें हैं। और 1971 में बांग्लादेश का बनना उन्हें एक सफल मॉडल की तरह दिखता है, जो ये साबित करता है कि आज़ादी हासिल की जा सकती है। ये आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद इसने सच में जोर पकड़ा। आज सिंध की सड़कों पर आज़ादी के नारे इस बात का सबूत है कि ये भावना अभी भी जिंदा है और शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रही है। और इस पूरे मामले में दांव पर क्या लगा है, ये समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा देख लीजिए, 65%। जी हाँ, अकेला कराची शहर पाकिस्तान की कुल GDP का 60 से 65% हिस्सा पैदा करता है। इसका सीधा मतलब है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक या सांस्कृतिक लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य की लड़ाई भी है। अगर सिंध में अस्थिरता फैलती है तो पूरा देश दिवालिया हो सकता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो कुछ कराची की सड़कों पर एक सांस्कृतिक जश्न के दौरान शुरू हुआ, वो असल में सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी और उलझी हुई कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सारी घटनाएं, चाहे वो सांस्कृतिक दमन हो, प्रांतों को बांटने की योजना हो या फिर आज़ादी की मांग हो, ये सब एक ही बुनियादी सवाल की तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान की पहचान आखिर है क्या? क्या ये एक मजबूत केंद्र से चलने वाला एक देश है, या फिर ये अलग अलग सांस्कृतिक और जातीय पहचान वाले राष्ट्रों का एक संघ है जिन्हें अपनी स्वायत्तता का पूरा हक है? ये वो सवाल है जिसका जवाब पाकिस्तान पिछले 75 सालों से ढूंढ रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या प्रांतों को और छोटे टुकड़ों में बांटना पाकिस्तान की समस्याओं का इलाज है, जैसा कि सरकार दावा कर रही है, या फिर ये खुद उस गहरी बीमारी का एक लक्षण है जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, अविश्वास, नाइंसाफी और पहचान का संकट? इसका जवाब जो भी हो, ये पाकिस्तान का भविष्य तय करे।